It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया, जिसकी हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बात करते हैं। कैसे डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ और अंग्रेज़ भारत में आए और अंग्रेज़ों ने कैसे जो हमारे लोकल एम्परर्स थे उनसे ये सब राइट्स लिए। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ द इंग्लिश कंपनीज, फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स इन इंडिया, मद्रास सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसे हुआ। The English company was growing in power and strength, and after death of Aurangzeb in 1707, company got an opportunity to lay its foundations very strong in India and in England। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की कि औरंगज़ेब का जब 1707 में इंतकाल हुआ, डेथ हुई, तब कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो एक टेरिटोरियल पावर, पॉलिटिकल पावर यहाँ पे उनको मिल सकता है। So English factories and settlements were governed by president or governor and council at 3 places. Members of the council were generally taken from senior merchants of the Bombay। जो 3 important presidency towns थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, वहाँ पे गवर्नर और काउंसिल की अपॉइंटमेंट हुई। और ये गवर्नर और काउंसिल जनरली जो सीनियर मेंबर्स ऑफ द कंपनी थे, मर्चेंट्स थे स्पेशली, उनमें से उसको अपॉइंट किया जाता था। एक बात दोस्तों यहाँ पे हम बोलना नहीं चाहिए कि जो जजेस थे वो मर्चेंट्स ही थे, मतलब मर्चेंट्स दोनों रोल प्ले कर रहे थे। एक तरफ वो व्यापार कर रहे थे और दूसरी तरफ वो जजेस का भी वो काम करते थे। एट बॉम्बे कंपनी एक्सरसाइज्ड इट्स पावर्स थ्रू द क्राउन। मद्रास वॉज ग्रांटेड टू द कंपनी बाय द लोकल राजा इन 1639 एंड कलकत्ता द कंपनी परचेज द जमींदारी ऑफ द 3 villages which later came to be known as Calcutta। Thus, by the end of 17th century, the East India Company was firmly established in India at Surat, Madras, Bombay and Calcutta। तो शुरुआत में बॉम्बे जो था, बॉम्बे में जो पावर्स उनको क्राउन की तरफ से मिले थे। मद्रास में हमने देखा जो राजा चंद्रगिरी था, उससे उन्होंने लैंड परचेस किया और वहाँ पे उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज कंस्ट्रक्ट किया। कलकत्ता में ज़मींदारी राइट्स, जैसे मैंने कहा कि औरंगज़ेब का जो नाती था प्रिंस अजीम उशान, उसने उनको ज़मींदारी राइट्स दिए। ये जो 3 बहुत बड़ी गलतियाँ ये तीनों जगह हुई, सो उस गलतियों की वजह से जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पे उन्होंने अपना राज स्थापित किया। सूरत वॉज अ फेमस इंटरनेशनल पोर्ट इन दोज डेज एंड मुस्लिम्स इन थाउजेंड सेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम सूरत टू अरेबिया फॉर हज पर्पजेस। सूरत उस ज़माने का एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था वेस्टर्न कोस्ट पे, और बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो हज पर्पजेस के लिए सूरत के ही रास्ते ही जाते थे। द फैक्ट्री वॉज इन अ हायर्ड हाउस। द फरमान ऑफ द एम्परर ग्रांटेड दीज ट्रेडर्स राइट्स एंड विद दिस फेवर ब्रिटिश रूटेड देयर कॉम्पिटिटर्स पोर्तुगीज़ इन द वाटर्स ऑफ सूरत। तो जैसे ही जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के तहत बहुत सारे राइट्स अंग्रेज़ों को मिले, ब्रिटिशर्स को मिले, तो उनके साथ जो उनके कॉम्पिटिटर्स आए थे, पोर्तुगीज़ थे, तो उनको भी उन्होंने दबाना स्टार्ट किया। सो इन दोज डेज इन इंडिया द लॉ वॉज पर्सनल एंड द इंग्लिश डिड नॉट लाइक टू बी गवर्न बाय दैट लॉ एंड द लोकल कोर्ट्स। द इंग्लिशमैन कॉन्सिक्वेंटली ऑफन took law into their own hands by past local courts and extracted justice। तो उस समय एक भारत के पर्सनल लॉज थे, हिंदू लॉज थे, मुस्लिम लॉज थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को उन लॉज से गवर्न होना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो जो लोकल कोर्ट्स थे वो वहाँ से जस्टिस खींचते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, मतलब उसको खरीदते थे। एंड फ्रॉम द इंडियंस विदाउट रिसोर्टिंग टू लोकल कोर्ट्स। Surat factory had no contribution whatsoever in the development of the administration of justice and reduced its importance when it was shifted to Bombay in 1687। तो हम सब जानते हैं जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उनका ही जिक्र हमेशा हिस्ट्री में होता है, जबकि पहली बार जो ये सब यूरोपियंस थे वो सूरत में आए और एक हायर्ड हाउस में
एक रेंटेड हाउस में उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की। लेकिन जब ये सब पॉलिटिकल और कमर्शियल सब जो ट्रांजैक्शंस था वो 1687 में बॉम्बे को शिफ्ट हुआ, तब से सूरत का जो इम्पोर्टेंस था वो कम हो गया। मद्रास सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसको हम 3 फेज में डिस्कस करते हैं, फ्रॉम 1639 टू 1726। 1639 on 22nd July, Englishman Francis Day acquired a piece of land from Hindu Raja of Chandragiri for the East India Company, and it was known as Madras Pattanam. The consequence of this grant of land was that Francis Day built Fort St. George in 1640 for the company's factory and also for residence of English people. तो जो फ्रांसिस डे था उसने 22 जुलाई 1639 में जो उस टाइम के मद्रास पट्टनम का लोकल राजा था चंद्रगिरी, उससे एक लैंड लिया। और इसका एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि उस लैंड पे उसने फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्ड किया, और उस फोर्ट पे जो इंग्लिश पीपल थे, सर्वेंट्स थे, उनके रहने का भी इंतज़ाम उसने किया। दिस फोर्ट वॉज नोन एज वाइट टाउन। इसको वाइट टाउन कहा जाता था क्योंकि सारे गोरे लोग वहाँ पे रहते थे। वाइल द विलेज नियर बाय इनहेबिटेड बाय नेटिव इंडियंस वॉज नोन एज ब्लैक टाउन। तो किले के बाहर का जो एरिया था, इनहेबिटेंट वहाँ पे रहते थे, नेटिव्स रहते थे, इसलिए उसको ब्लैक टाउन कहा गया। Thus the whole Madras was founded by Francis Day. The Raja empowered the company to mint money and to govern the whole city of Madras Pattanam. तो जो पूरा शहर था मद्रास, उसको फ्रांसिस डे ने अपने हाथ में लिया। जैसे हमने देखा, थॉमस रो ने जहांगीर से राइट लिए, यहाँ पे फ्रांसिस डे ने राजा ऑफ चंद्रगिरी से लैंड लिया, और राजा ने उनको परमिशन भी दी पैसे कमाने की। ड्यू टू दिस ट्रेड एंड कॉमर्स एट मद्रास पट्टनम, सर्टन विलेजेस इन द नेबरहुड ऑल्सो गेन्ड इम्पोर्टेंस एंड प्रोग्रेस्ड। तो इस फोर्ट सेंट जॉर्ज की वजह से जो आजू बाजू के विलेजेस थे उनको भी एक डेवलपमेंट का रास्ता वहाँ पे मिल गया। फ्रांसिस डे जिसने राजा चंद्रगिरी से राइट्स लिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिस लैंड पे फ्रांसिस डे ने फोर्ट बिल्ड किया वो पहले के ज़माने में ऐसे दिखता था। अब अगर आप जाते हैं चेन्नई तो अब ये ऐसा दिखता है। फर्स्ट फेज़ दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मद्रास डेवलपमेंट जो है, मद्रास सेटलमेंट 3 फेज़ में डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट फेज़ 1639 to 1678, the charters and courts. The company's factory at Fort St. George was under the administration of Englishman who was called agent. तो ये जो फैक्ट्री थी वो जो इंग्लिशमैन थे उसको एजेंट कहा जाता था, उनके सुपरविजन में थी। एजेंट एंड काउंसिल अथोराइज टू डिसाइड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ इंग्लिश पीपल रिसाइडिंग एट फोर्ट। तो इस एजेंट और काउंसिल को पूरे पावर्स थे, जो ब्रिटिशर्स रहते थे उनके सिविल और क्रिमिनल केसेस डिसाइड करने के। अब ये कौन कौन से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कैसे मिसयूज़ होता था पावर्स का, लॉज अप्लाइड नहीं होते थे। सो 1641 में अ नेटिव इंडियन वुमन वॉज मर्डर्ड बाय अनदर नेटिव मैन। ट्रायल ऑफ सम सॉर्ट वॉज हेल्ड एंड द अक्यूज्ड हु वॉज एन इंडियन वॉज फाउंड गिल्टी। द इंग्लिश अथॉरिटीज़ immediately reported the matter to local Naik, who ruled that justice should be done according to English law, and the offender was found guilty and was duly hanged. तो एक 1641 में एक मर्डर हुआ था एक वुमन का, इंडियन वुमन का, जिसमें एक इंडियन मेल शामिल था। तो एक मामूली सा ट्रायल कंडक्ट किया गया। तब तक तो ऐसा कुछ खास प्रोसीजर नहीं था कि ट्रायल कैसे कंडक्ट करते हैं, तो नाम के लिए एक ट्रायल कंडक्ट किया। इंग्लिशमैन ने एक लोकल नाइक जो था उसको रिपोर्ट कर दिया, और लोकल नाइक ने उसको फांसी पे लटका दिया। दूसरा केस है द लोकल नाइक ऑर्डर टू परफॉर्म द ड्यूटी एंड पोर्तुगीज ऑफेंडर वॉज शॉट डेड। 1644 a sergeant Bradford caused the death of an Indian, and the agent and council referred the matter to some principal Indian residents of Madras. Jury gave the verdict that the Indian died because of accident and Sergeant Bradford was acquitted. अब यहाँ पे दोनों पार्टीज अलग थी। पहले केस में दोनों पार्टीज इंडियंस थे, इसलिए उसको फांसी पे लटका दिया। यहाँ पे दोनों पार्टीज जो थी वो एक सार्जेंट ब्रैडफोर्ड था
और दूसरी पार्टी जो थी वो इंडियन थी, जिसकी डेथ सार्जेंट ब्रैडफोर्ड ने की थी। अब यहाँ पे उनको थोड़ा जान पे आने लगी एजेंट एंड काउंसिल को कि अपने ही आदमी को हम कैसे डेथ पेनल्टी दें। तो उन्होंने ये मैटर जो लोकल नेटिव्स थे, लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे, उनको ये मैटर दे दिया। जूरी गेव द वर्डिक्ट दैट द इंडियन डाइड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो जूरी ने गलती से एक ये दे दिया कि वो एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है। चोल्ट्री कोर्ट, तो उस टाइम चोल्ट्री कोर्ट की स्थापना हुई और एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इन द विलेज एरिया अकॉर्डिंग टू द ओल्ड नेटिव सिस्टम इन मद्रास पट्टनम प्रिसाइडेड ओवर बाय द विलेज हेडमैन नोन एज अधिगर। तो इस चोल्ट्री कोर्ट में अधिगर नाम का आदमी प्रिसाइड करता था, जिसे हम आज अधिकारी कहते थे। तो उस समय उसको अधिगर कहा करते थे। और गवर्नर ऑफ द टाउन, जो गांव का मुखिया था, उस गांव के मुखिया को अधिगर कहते थे। इंडियन नेटिव कनप्पा, अ ब्राह्मीण, वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट अधिगर एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ द टाउन इन 1644 टू डिसाइड पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। वो एक कनप्पा नाम का ब्राह्मीण था जिसको फर्स्ट अधिगर करके अपॉइंट किया और वो मैजिस्ट्रेट भी था, और 1644 में टू डिसाइड पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बट ड्यू टू सम करप्शन चार्जेस कनप्पा वॉज अरेस्टेड एंड प्लेस्ड बिहाइंड द बार्स एंड कॉन्सिक्वेंटली यूरोपियन पर्सन्स वेयर अपॉइंटेड। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई कि एक कोर्ट में एक कनप्पा अपॉइंट किया है एज ए अधिगर करके, तो उन्होंने उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए और उसको वहाँ पे सस्पेंड करके एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया। जजेस टू प्रिसाइड ओवर द चोल्ट्री कोर्ट फ्रॉम 1648 ऑनवर्ड्स। तो 1648 से आगे ब्रिटिश ऑफिसर्स चोल्ट्री कोर्ट में बैठने लगे। फ्रॉम 1639 टू 1661 टू सेपरेट बॉडीज वेयर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस एट मद्रास। तो 1639 से लेके 1661 तक दो अलग अलग बॉडीज़ मद्रास में काम करती थी। एजेंट एंड काउंसिल वेयर एक्टिंग एज सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी फॉर इंग्लिश पीपल रिसाइडिंग इन फोर्ट, एंड फॉर द नेटिव पीपल चोल्ट्री कोर्ट वॉज देयर। तो एजेंट एंड काउंसिल जो थे वो उस फोर्ट में जो इंग्लिश पीपल रहते थे उनके लिए काम करते थे, और चोल्ट्री कोर्ट जो था वो जो नेटिव थे, इन्हेबिटेंट्स थे, इंडियंस थे, उनके लिए वो काम करते थे। सीरियस केसेस रेफर टू राजा हु सजेस्टेड दैट अक्यूज्ड मस्ट बी पनिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंग्लिश लॉ। जो भी सीरियस केसेस थे, रॉबरी होती थी या मर्डर होता था, तो इंग्लिश प्रिंसिपल जो थे उसके तहत उस केसेस को डिसाइड किया जाता था। फर्स्ट पेज में ही चार्टर ऑफ 1661, चार्ल्स सेकंड ग्रांटेड दिस चार्टर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंपनी सेटलमेंट एट मद्रास। तो इस चार्टर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि मद्रास में जो एक रूल्स थे उसको इम्प्रूव करने के बहुत सारे चांसेस उस चार्टर्स में मिल गए। एज पर दिस चार्टर कंपनी अथोराइज टू अपॉइंट अ गवर्नर एंड काउंसिल टू एक्ट एज अ जज फॉर ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग इंडियंस रिसाइडिंग इन company settlement. So belonging to the company for civil and criminal cases, thus English law was applied to exercise control over both judiciary and executive. तो slowly उन्होंने क्या किया, इंग्लिश प्रिंसिपल जो थे वो भी इंडिया में अप्लाइड करना स्टार्ट किए, जबकि इंडिया के खुद के अपने सिविल और क्रिमिनल लॉज थे। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि व्यापार के बाद उन्होंने जो इंग्लिश प्रिंसिपल्स थे वो भी इंडिया में अप्लाइड करना स्टार्ट किए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, द ट्रायल ऑफ मिसेस डॉज, फर्स्ट ट्रायल बाय जूरी इन मद्रास। ये एक पहला ट्रायल था मद्रास में। ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ फॉक्सक्राफ्ट, मिसेस एसेंटिया डेव्स मर्डर्ड बाय एन इंडियन स्लेव गर्ल नेम्ड फ्रांसिस्का। इस एसेंटिया डॉज ने एक फ्रांसिस्का नाम की एक स्लेव गर्ल थी, उसका मर्डर किया। शी वॉज चार्ज विथ कमीशन ऑफ अ कैपिटल क्राइम, उसके ऊपर कैपिटल क्राइम के चार्ज लगा दिए। एंड जूरी फाउंड हर गिल्टी of the offense of murder of the slave girl but not in the manner by the prosecution. तो court stated to jury they were bound bring the verdict guilty or not guilty. तो कोर्ट ने जूरीज को डायरेक्शंस दिए कि गिल्टी या नॉट गिल्टी करके ही उनको ये वर्डिक्ट देना है। वन ऑफ द जूरी मिस्टर रीड, उसने क्या किया, गेव द वर्डिक्ट नॉट गिल्टी एंड ड्यू टू दिस रीज़न कोर्ट एक्विटेड मिसेस डॉज। तो एक वर्डिक्ट की बेस पे कोर्ट ने उसको एक्विट किया।
and as a consequence of this trial the ignorance of the court was exposed and suitable legal assistance to court was greatly felt. तो इस ट्रायल से जो एक जुडिशियल इग्नोरेंस था वो एक्सपोज हो गया और कोर्ट को असिस्ट करने की नीड उस टाइम पड़ने लगी. ये जो रेफरेंस है दोस्तों वो हेनरी डेविडसन लव ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, राइटर थे, उनके जो वेस्टिज ऑफ ओल्ड मद्रास से लिया गया है. द स्टेप्स वेयर नॉट टेकन टू अपॉइंट एनी लीगल एक्सपर्ट. तो कोई भी स्टेप्स तब तक नहीं लिए थे कि कोई लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकें. फिर बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, अब सेकंड फेज शुरू करते हैं 1678 से लेके 1683 तक. इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्ट्रेनशाम मास्टर एज ए गवर्नर. तो पहला जो गवर्नर था वो फॉक्सक्राफ्ट था. फिर बाद में सेकंड फेज में स्ट्रेनशाम मास्टर को अपॉइंट किया गया एज ए गवर्नर इन 1678. He began the next phase in Madras. He was the governor from 1677 to 1681. तो 1677 से लेके 1681 तक वो गवर्नर था एंड द होल जुडिशियल सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज्ड अंडर हिज गाइडेंस. तो जो एक कुछ लैक्यूनास थे, कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे जुडिशरी में, जुडिशियल सिस्टम में, उसको इसी के लीडरशिप में थोड़ा रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया. द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल वॉज डेजिग्नेटेड एज द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर. जो एजेंट एंड काउंसिल का कोर्ट था उसको हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर करके डेजिग्नेट किया गया. कोर्ट विल मीट ट्वाइस इन अ वीक टू डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विद द हेल्प ऑफ 12 ज्यूरीमैन. हफ्ते में 2 बार ये कोर्ट बैठता था क्योंकि जो एजेंट एंड काउंसिल थे वो मर्चेंट्स भी थे. तो एक साइड में वो व्यापार करते थे और दूसरी साइड में इसको कोर्ट में वो बैठते थे. इंडियन ऑफिसर्स वेयर रिप्लेस्ड बाय द इंग्लिश ऑफिसर्स इन द कचौलरी कोर्ट. नंबर ऑफ जजेस वॉज इंक्रीज टू 3 and 2 judges required to preside over the trial of cases and registration of bills of sale of land, and the court was empowered to try civil cases up to 50 pagodas. तो इंग्लिश ऑफिसर्स भी उस कोर्ट में बैठते थे और जुरिस्डिक्शन जो था वो 50 पैगोडास था. 50 पैगोडास मतलब 1 पैगोडा वॉज अ गोल्ड कॉइन इक्विवेलेंट टू 3 रुपीज़. ये पैगोडा वॉज अ पोर्तुगीज़ कॉइन, एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था, उसकी वैल्यू 3 रुपीज़ हुआ करती थी. मतलब 50 पैगोडाज मतलब 150 रुपीज़ तक उनको ये जुरिस्डिक्शन था. पेटी क्रिमिनल केसेस जैसे मारामारी, चोरी चकारी, ये भी था, वो भी उनको दिया गया. द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर एंड काउंसिल टू हियर अपील्स फ्रॉम द चोल्ट्री कोर्ट. जो चोल्ट्री कोर्ट से अपील जाते थे वो गवर्नर एंड काउंसिल को जाते थे. स्ट्रेनशाम मास्टर, इसके ही लीडरशिप में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉज हुआ था. इंग्लिश एज अ कोर्ट लैंग्वेज, तब तक पोर्तुगीज़, तमिल और मलयालम लैंग्वेजेस हुआ करती थी, लेकिन 1680 से आगे इंग्लिश लैंग्वेज को भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया. सो ड्यूरिंग द सेकंड फेज द वर्किंग ऑफ द कोर्ट वाज इरेगुलर एंड इनएफिशिएंट एज ऑब्जर्व बाय लव. कोर्ट का वर्किंग इरेगुलर था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एजेंट एंड काउंसिल जो थे वो मर्चेंट्स थे, वो कोई लर्न लॉयर या जजेस या बैरिस्टर्स नहीं थे, इसलिए उनको लॉ का इतना कुछ नॉलेज नहीं था. तो वो व्यापार के साथ जजेस का भी काम करते थे. However, a serious study of 1661 charter would show that it was not the lack of power but hesitation and apathy to use it that was responsible for the sorry state of affairs prevailing at that time. तो बहुत सारे लैक्यूनाज और शॉर्टकमिंग्स थे, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया. फिर बाद में एडमिरल्टी कोर्ट, थर्ड फेज 1683 से 1726 तक हमने 2 फेजेस देखे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज. अब थर्ड फेज जो है उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, एडमिरल कोर्ट की स्थापना हुई. अब ये एडमिरल्टी कोर्ट क्या है? टू ऑब्टेन द ट्रेडिंग इंटरेस्ट द कंपनी ऑब्टेन्ड लेटर्स पेटर्न फ्रॉम द किंग चार्ल्स सेकंड इन 1683. जैसे शुरुआत में राजा और रानी चार्टर्स इशू करते थे, वैसे चार्ल्स सेकंड ने जो है वो लेटर्स पेटर्न दिया. एम्पावर्ड द कंपनी टू एस्टेब्लिश कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी इन इंडिया. इस लेटर्स पैटर्न के तहत एडमिरल कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट करने के राइट्स इनको मिले. टू ट्राई क्राइम्स ऑन द हाई सीज एंड ऑल्सो एम्पावर्ड टू हियर एंड डिटरमाइन ऑल केसेस कंसर्निंग मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस.
एडमिरल्टी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये था कि जो भी व्यापार समंदर के रास्ते हुआ करते थे और वहाँ पे जो लूटमार, मर्डर्स और झगड़े होते थे, वो केसेस इस एडमिरल्टी कोर्ट में आने लगे। कोर्ट वॉज अथोराइज टू डील विथ ऑल केसेस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शिप्स, पायरेसी, ट्रेसपास, इंजुरीज एंड रॉन्ग्स। कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो फॉरफीचर ऑफ शिप्स, पायरेसी, ट्रेसपास, इंजुरीज एंड रॉन्ग्स। So in difficult tasks, the court was guided by the laws and customs of merchants as well as rules of equity and good conscience. तो जो इक्विटी प्रिंसिपल्स थे, गुड कंसाइंस थे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ करते थे, उनके तहत एडमिरल्टी कोर्ट जो था वो केसेस डिसाइड करता था। जॉन ग्रे वॉज अपॉइंटेड जज ऑफ द कोर्ट एंड टू असिस्ट हिम टू अदर इंग्लिश पीपल, जॉन लिटलटन एंड नेथेनियल हिगिंसन वेर अपॉइंटेड। सो इस कोर्ट का पहला जज जो था वो जॉन ग्रे था और उसको असिस्ट करने के लिए दो इंग्लिश पीपल जो थे, जॉन लिटलटन एंड नेथेनियल हिगिंसन वेर अपॉइंटेड। जॉन हिल वॉज अपॉइंटेड अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल आज भी एक डिजिग्नेशन है। अटर्नी जनरल जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है कोर्ट में, वो जॉन हिल था पहले। सर जॉन बिग्स हु वॉज रिकॉर्डर ऑफ प्लाईमाउथ एंड लॉयर इन सिविल लॉ। जॉन बिग्स जो था वो एक रिकॉर्डर ऑफ कोर्ट था और वो सिविल लॉ में बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। और ये जॉन बिग्स का भी जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा रहा, अनबायस था, वो लर्न था। फिर आगे ये जॉन ग्रे जो पहला जज था एडमिरल्टी कोर्ट का। जज एडवोकेट दैट इज़ द चीफ जज ऑफ द एडमिरल्टी कोर्ट। ये जो जॉन बिग्स था वो जज एडवोकेट था और चीफ जज ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट था। हिज ड्यूटी वॉज टू प्रिसाइड एट द क्वार्टर सेशंस। ही ट्राइड 4 क्रिमिनल केसेस फॉर रॉबरी एंड ऑल वेयर सेंटेंस टू डेथ। वो भी अनबायस था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और कंपनी के जो मर्चेंट्स थे, एजेंट एंड काउंसिल थे, उनके भी जो रिकमेंडेशंस थे उनको वो नज़रअंदाज करता था क्योंकि उसके हिसाब से वो जस्टिस देता था। और जो रॉबरी के 4 केसेस आए उसमें उसने डायरेक्ट डेथ सेंटेंस उनको दे दी। The decision created terror amongst the inhabitants and converted criminal into slaves of the company. तो कंपनी को चिंता होने लगे कि अगर ऐसे डेथ सेंटेंस देने लगे अपने ही आदमियों को तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो क्रिमिनल्स थे उनको स्लेव्स में उसको शिफ्ट किया। He died in 1689 and a year before his death मेयर्स कोर्ट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जॉन बिग्स की डेथ जो हुई वो 1689 में हुई और उसके इमीडिएटली 1 साल पहले मेयर्स कोर्ट की स्थापना हुई। बट इट वाज रियलाइज दैट द पावर्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट वेयर लिमिटेड एंड देयरफॉर गवर्नमेंट रिवाइव्ड द ओल्ड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय स्ट्रेनशाम मास्टर। सो 1692 में जॉन डॉल्बन जो था, एन इंग्लिशमैन वेल वर्स्ड इन लॉ। ये जॉन डॉल्बन भी जो था वो अच्छा पढ़ा लिखा था, लॉ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, वॉज अपॉइंटेड जज एडवोकेट इन द वैकेंसी ऑफ जॉन बिग्स। जॉन बिग्स जो एक अनबायस्ड और लर्न आदमी था, उसकी डेथ के बाद जॉन डॉल्बन की अपॉइंटमेंट हुई। ही रिफ्यूज टू डिसाइड केसेस अंडर एनी प्रेशर एंड इवन ही गेव जजमेंट अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर्स। जॉन बिग्स की तरह जॉन डॉल्बन भी किसी के भी प्रेशर को, रिकमेंडेशंस को नहीं मानता था। डॉल्बन वॉज मेड द विक्टिम ऑफ ब्राइब गिवर एंड कंपनी डिसमिस्ड हिम। तो कंपनी को जो भी जजेस पसंद नहीं आते थे, कंपनी उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाती थी। अधिगर जो था पहला कनप्पा, उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगाए। यहाँ पे जॉन डॉल्बन जो था अनबायस था, उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगाए। इन 1694 द कंपनी अगेन ऑफर्ड हिम बट ही डिनाइड। लेकिन कंपनी को ज़रूरत उसकी पड़ गई तो कंपनी ने उसको अगेन वो जज एडवोकेट का पोस्ट ऑफर किया, लेकिन उसने उसको डिनाई किया। इन प्लेस ऑफ डॉल्बन विलियम फ्रेजर वॉज अपॉइंटेड। तो उसकी जगह विलियम फ्रेजर की अपॉइंटमेंट हुई। इन 1696 द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वेर डायरेक्टेड टू सर्व इन सक्सेशन एज द जज एडवोकेट। तो कंपनी के मेंबर्स ने ही डिसाइड किया कि 1 बाय 1 वही अब जज एडवोकेट करके वहाँ पे बैठेंगे। तो उसके हिसाब से जॉन स्टाइलमन, सीनियर मेंबर ऑफ द काउंसिल, रिप्लेस्ड विलियम फ्रेजर इन 1696। तो उस पॉलिसी के तहत जो स्टाइलमन था, जॉन स्टाइलमन, उसने विलियम फ्रेजर की जगह ली।
The Court of Admiralty was functioning regularly up to 1704, and after in 1704 company paid more attention to the Mayor's Court, and the Court of Admiralty ceased to have its regular sittings. Admiralty Court exercised a wide jurisdiction in all cases, civil, criminal, maritime and mercantile. तो दोस्तों एडमिरल्टी कोर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, क्योंकि वो उसको सिविल, क्रिमिनल और मार्टाइम एंड मर्केंटाइल भी जुरिस्डिक्शन था, बहुत एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव जुरिस्डिक्शन एडमिरल्टी कोर्ट को था. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास, that is the Mayor's Court. Company issued a charter in December 1687 which authorized it to create a corporation of Madras and establish a Mayor's Court. Mayor's Court जो था was a part of the corporation and Madras and empowered to carry out judicial functions. Mayor's Court एक corporation का ही part था और judicial functions को decide करता था. अब ये Mayor's Court क्या है? लीगल हिस्ट्री में मेयर्स कोर्ट का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है. 1688 में द कंपनी क्रिएटेड अ कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास कंसिस्टिंग ऑफ मेयर. आज भी हम जो हमारे यहाँ महापौर है उसको मेयर कहते हैं. तो मेयर 12 अल्डरमैन एंड 60 और मोर बर्गजीज, ये मेयर कोर्ट का पूरा ये था कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज प्रोवाइडेड दैट एन इंग्लिशमैन वुड बी इलेक्टेड एवरी ईयर एज ए मेयर बाय द एल्डरमैन. जो अल्डरमैन थे वो क्लर्क्स थे, उनके इसमें वो मेयर चुना जाएगा. अल्डरमैन वेयर अपॉइंटेड फॉर देयर लाइफ ड्यूरिंग देयर रेसिडेंस इन मद्रास. जब तक वो मद्रास में रहते थे उनके लाइफ टाइम तक उनको अपॉइंट किया जाता था. आउट ऑफ 12 अल्डरमैन 3 वेयर रिक्वायर्ड टू बी इंग्लिशमैन कंपल्सरी. इन 12 में से 3 जो अल्डरमैन्स थे वो इंग्लिशमैन होने चाहिए. द कोरम फिक्स्ड फॉर सिटिंग वॉज मेयर एंड 2 अल्डरमैन. कोरम फिक्स किया गया, 2 अल्डरमैन और मेयर आता है तो भी कोरम हो जाता है. द मेयर एंड अल्डरमैन वेयर टू इलेक्ट बर्गजीज फ्रॉम अमंग्स द पीपल हु वेयर इन द कंपनीज सर्विस एंड इट वाज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर टाउन ऑफ मद्रास. तो मेयर्स कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, मतलब हाईएस्ट कोर्ट था मद्रास के लिए. फिर आगे अब ये जुरिस्डिक्शन देखते हैं मेयर्स कोर्ट का. सिविल केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ द केसेस एक्सीडेड 3 पैगोडाज and criminal cases with the assistance of juries 3 पैगोडाज तक उसको लिमिट था. अपील वॉज अलाउड टू द कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ मेयर कोर्ट इन ऑल सिविल केसेस एक्सीडिंग 3 पैगोडाज. केस अगर 3 पैगोडा के ऊपर है तो उसका जो अपील था वो एडमिरल्टी कोर्ट को जाता था. एंड इन क्रिमिनल केसेस वेयर द अक्यूज्ड वॉज गिवन डेथ सेंटेंस. अगर डेथ सेंटेंस का सवाल है तो वो जुरिस्डिक्शन मेयर्स कोर्ट को नहीं था, वो एडमिरल्टी कोर्ट के पास जाता था. नेक्स्ट पैगोडा, इट वाज अ गोल्ड कॉइन, पोर्तुगीज गोल्ड कॉइन. सर जॉन बिग्स द चीफ जज ऑफ द कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड फर्स्ट रिकॉर्डर ऑफ द मेयर्स कोर्ट. अब इस मेयर्स कोर्ट का जो रिकॉर्डर था वो जॉन बिग्स था, वो फर्स्ट रिकॉर्डर था. And company preferred to establish the court under its own authority and not willing to invite English officers who were working in the judiciary of England under the crown, as they were appointed under the royal commission with extraordinary honor. And company officials afraid of interference by the British Parliament in the company's matters. तो जो रिकॉर्डर था जॉन बिग्स, उसको ही यहाँ पे रिकॉर्डर करके अपॉइंट किया, जज करके अपॉइंट किया. कंपनी को थोड़ा डर था कि जो जजेस बैरिस्टर्स इंग्लैंड में रॉयल कमीशन के अंडर काम करते थे, अगर वो यहाँ पे आ गए तो वो कंपनी के मामले में दखल देंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ से किसी को भी यहाँ नहीं बुलाया. सो ड्रॉबैक्स ऑफ द कोर्ट, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? कोर्ट हैड नो रेपुटेशन फॉर इम्पार्शियलिटी एंड इनकरप्टेबिलिटी. सो करप्शन था, इम्पार्शियल नहीं थे और इसलिए उसको थोड़ा सा ड्रॉबैक मिल गया. आगे तो दोस्तों ये था मद्रास सेटलमेंट एंड जस्टिस. कैसे मद्रास में फ्रांसिस डे ने राजा चंद्रगिरी से लैंड लिया, उस पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, उसको वाइट टाउन कहा जाता है. जो नेटिव रहते थे उसको ब्लैक टाउन कहा जाता है. फर्स्ट फेज़ में क्या डेवलपमेंट थे, सेकंड में क्या थे और थर्ड में क्या थे. मेयर्स कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट्स की स्थापना, उसका जुरिस्डिक्शन. तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो थे वो मद्रास सेटलमेंट में थे.
दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।